तो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या चीज होगा, कुछ एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो अपना सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेगा, सीक्वेंस को अपना आगे कंटिन्यू करेगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखे थे हम लोग, ए से बी भी बन रहा है और एक और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम आई नाम दिए। अब ये आई जो है ये फर्दर कुछ और भी बने, यानी पहले आई बनेगा फिर ये कुछ और बनाएगा। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में ए का ए मोल्स होंगे, ए का ए मोल्स लिए होंगे, तो रिएक्शन के बाद कुछ एक्स मोल इसका कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना, a माइनस एक्स। तो ये कितना बनेगा, x, और ये कितना बनेगा, x बनेगा। ये कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी x बनेगा, अभी कितना बना ये x। अब सिंस क्या चीज है, अब यही जो इंटरमीडिएट बनेगा x, अब ये फर्दर फिर c बनाएगा, तो इसका कुछ मोल्स कंज्यूम होगा, लेट्स से इसका y मोल्स कंज्यूम होगा, तो ये कितना बनेगा, तो कंटेंट पूछेगा कितना देगा, आएगा x माइनस वाई, तो हमको यहाँ पर भी x माइनस वाई लिखना पड़ेगा। और अगर कोई बोले k1 कैसे लिखेंगे, तो I का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन और A का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली जब K2 लिखना होगा तो C का कॉन्सेंट्रेशन और I का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे। एक बार आपको जल्दी से बताओ कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो? इतना बोलने के बाद क्या पता चला आपको? सही क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार लाइन लिख दिए क्लियर, ताकि आप नहीं सर ओके ये सब से हमको थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है। यस क्लियर लिखे, हाँ ठीक है क्लियर है। मेरे पास सिमिलरली अगर हम रिएक्शन नंबर 2 को देखें, यानी कि एग्जांपल नंबर 2 को, तो ए से बी बन रहा है और आई बन रहा है, ए से बी बन रहा है और आई बन रहा है, फिर आई फर्दर जो है सी और आई एक्स बनेगा। लेकिन सिंस आपको पता है ये आई फर्दर रिएक्ट करेगा तो इसका कुछ y मोल्स कंज्यूम होगा, तो c कितना बनेगा y और b कितना बनेगा y। तो कंटेनर के अंदर में टोटल p कितना दिखाई देगा, सिंस यहां से x बना यहां से y बना, तो हमको b y प्लस x दिखाई देगा, यहां पर b भी x प्लस y दिखाई देगा, और i कितना दिखाई देगा, x माइनस y, x माइनस 1। सिमिलरली k1 k2 लिखा रहेगा तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टर्म्स लिख लेंगे। तो अब एक एग्जांपल तुम्हें हम बनाने के लिए दे रहे हैं मेरे भाई, तुम लोग बनाओ, इससे अच्छा लगेगा, बना करके खुशियां मिलेगी। एग्जांपल नंबर 3, H2CO3 है, ये कार्बोनिक एसिड है, और मेरे भाई ये कार्बोनिक एसिड फर्स्ट टाइम जो है H प्लस एक्वस और साथ में HCO3 माइनस, HCO माइनस एक्वस में ये कन्वर्ट हुआ है, HCO3 माइनस एक्वस में कन्वर्ट हुआ है। फिर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसका हम कंसंट्रेशन लिए C लिए थे, इसका कंसंट्रेशन कितना लिए थे, C लिए थे, और फिर फर्दर क्या हुआ, जो HCO3 माइनस बना, जो फर्स्ट रिएक्शन में HCO3 माइनस बना, ये फर्दर डिकम्पोज हुआ H प्लस पे और CO3 2 माइनस एक्वस पे डिकम्पोज हुआ। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो आप K1 का एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, K2 का एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। चलो फटाफट बनाओ। और हम H2CO3 का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C लेंगे, स्टार्टिंग में हम C लिए, बनाओ इसको, अच्छा लगेगा आपको, बना करके खुशियां मिलेगी मेरे भाई। कंटेनर का लेते हैं उसी क्वेश्चन में सर लेते आया a x और x, तो सर a x और x का लिखेंगे या सर a minus x x plus y या x plus y x plus y ऑब्वियसली का जो नया इक्विलिब्रियम में जो ये ना बचेगा, तो वैसे ही लिखेंगे K1 और K2 का एक्सप्रेशन। तो
तो मेरे पास सिर्फ हम सर केवन है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई सी माइनस एक्स, और इसका है x प्लस वाई इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई। सही है आप बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसका अगर x मोल रिएक्ट करेगा तो c माइनस एक्स, इसका x बनेगा और इसका x बनेगा, है ना। अब यही HCO3 माइनस जो था x, अब यही वाला आएगा मेरे पास। अब इसका कुछ मोल से रिएक्ट कर देगा तो कितना हो जाएगा -5, तो ये y बनेगा और ये y। तो कंटेनर में हमको टोटल x प्लस कितना देखने को मिलेगा, यहां पर से x बना, यहां पर से y बना, तो हमको x प्लस y देखने को मिलेगा। यहां पर x प्लस कितना देखने को मिलेगा, x प्लस y देखने को मिलेगा। कितना मस्त लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो K1 कैसे लिखेंगे मेरे भाई, x प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है x प्लस y इनटू मेरे भाई क्या है HCO3 माइनस x, और डिवाइडेड बाय H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन C माइनस x। HCO3 x माइनस y x माइनस, सॉरी मेरे भाई, यस x और HCO3 माइनस x माइनस y बचेगा, तो x प्लस y इनटू x माइनस y डिवाइडेड बाय C माइनस x, C माइनस x। तो K2 कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो K2 यहां पर हम लिखेंगे y इनटू x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस y, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई, जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में अब भर भर के यही सब यूज होगा। तो आई होप आप किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम का लिखने के लिए आप सीख गए होंगे मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आपका नाम हर्षित, विपुल, आपका नाम राकेश, आपका नाम पीयूष, ठीक है, याद हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगेगा जान करके, ठीक है। सीडीपीएस 1 में क्वेश्चन शायद गलत हो रहा था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स गलत मिलेगा मेरे शायद, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, हां क्वेश्चन नंबर 2 का उसका गलत है ये आंसर, हां सर उसका कुछ ठीक है। तो आप भेजेंगे हमें, या फिर क्लास जैसे 15 मिनट का ब्रेक मिलता है तो वो 15 मिनट आपको एंजॉय नहीं करना है। ऑफलाइन क्लासेस का यही खासियत होता है कि जब आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर्ली चल रहा है तो आपको डाउन क्लास अलग से लगाना पड़ता था, क्योंकि ब्रेक का मतलब आपको ब्रेक मिलता था उसके इसमें। लेकिन अब जो है ऑफलाइन क्लासेस में आपको कभी भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि डाउट क्लास चलेगा, समझ आया। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो भी क्लास के, वो क्या करते हैं, क्लास से या तो 10-15 मिनट पहले चले आते हैं डाउट पूछने के लिए, आधा घंटा ही पहले आ सकते हैं आप, और आप किसी और भी टाइम पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं मेरे भाई, 11 बजे के बाद से सारे टीचर्स यहाँ पे आपके अवेलेबल रहते हैं 7 बजे तक, 11 नहीं तो आपको 11:30 बजे तक सब कोई आ जाते हैं और 7 बजे तक अवेलेबल होते हैं। हाँ, सिर्फ उस टाइम में क्लास नहीं होना चाहिए, तो आप बेटर है जब भी डाउट हो आपको तो आप क्या करें, जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से आप पूछ ले कि सर आज इस टाइम में हम डाउट पूछने के लिए आ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम फ्री है। जिससे आप उसके बाद आपको डाउट क्लास पूछने का टाइम है तो क्लास से पहले 15 मिनट पहले सबको फ्री ही मिलेगा, मतलब कोई क्लास नहीं चल रहा उससे। अब जैसे इस क्लास के बाद 15 मिनट का फिर से ब्रेक मिलेगा तो उस पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, तो वो सारे टाइम्स पे आप डाउट पूछिए, ठीक है। तो दिक्कत किसी को क्लास को समझने में, तो आपको समझ में आ जाओ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, यही सिस्टम होता है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और हर जगह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है ना, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन सोच रहे थोड़ा सा आपको 5 मिनट का मोटिवेशन दे दे थोड़ा। तो मेरे भाई सिंस क्या है कि जो भी आप काम करते हैं मेरे भाई, तो जैसे अभी मान लो कि अभी केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा लिंक्ड है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, यानी आप केमिकल इक्विलिब्रियम का ही बोल सकते हो, एक लेवल अप कर देंगे बस। इसी का जो यूज कर रहे हैं इसी में K1 K2 यूज होगा, यानी कि इसको लाना है, यही चीज को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, पूरा चैप्टर के अंदर में यही काम चल रहा है।
समझ आया? तो अब जैसे इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लेंगे तो आयोनिक भी जितना आसान आपको केमिकल इक्विलिब्रियम लग रहा है ना, उतना ही आसान है मेरे भाई आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझे? डिफिकल्ट है ही नहीं। तो अब ये सब चैप्टर्स क्या है, जैसे आपको थर्मोडायनामिक्स हो गया या केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया ना, तो ये सब चैप्टर्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ भी चीज आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप खुद सोचो कि आप जैसे आप इससे पहले जो भी क्लास में थे, 10th में थे, 9th में थे, आप एग्जाम देते होंगे मेरे भाई, स्कूल का एग्जाम होता था आप लोगों का, होता था ना? तो स्कूल के एग्जाम में कौन से वाले पेपर आप लोगों का ज्यादा अच्छा जाता था? कौन सा एग्जाम बहुत अच्छा जाता था? जिसपे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे या फिर जिसपे आप कम कॉन्फिडेंट रहते थे, वो एग्जाम अच्छा जाता था? तो आपका जवाब एक ही लाइन आएगा कि सर जिसपे हम कॉन्फिडेंट रहते थे उसी में अच्छा मार्क्स भी आया और उसी को पेपर भी हम अच्छा से लिख पाए। तो हम पूछेंगे वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में कैसे है? जनरली आपको मैथ्स में इन जनरल मार्क्स बढ़ ही आता है ना? हम ज्यादा दिन पुराना का बात नहीं करेंगे, हो सकता है 8वां क्लास का आपका मार्क्स कम आता होगा, लेकिन 9th 10th में जाते जाते फिर मार्क्स आने लगता है। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है, यानी जो साइंस लेता है, पीसीएम या पीसीबी लेता है, तो जनरली उन लोगों का मार्क्स फिर साइंस मैथ्स में आने लगता है। उससे पहले क्या था आपका 7th में 8th में क्या हुआ? बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहता है, ब्राइट स्टूडेंट रहता है। कुछ लोग स्टार्टिंग पे नहीं रहते, बाद में ब्राइट बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि कब ब्राइट बनता है कोई भी स्टूडेंट? तो जिस दिन से मेहनत स्टार्ट कर देता है मेरे में, उस दिन से वो ब्राइट होता है। बढ़िया स्टूडेंट में काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से उसका सक्सेस स्टार्ट होने लगता है। तो अब सवाल है कि आप कैसे रीच करने लगे थे उसमें, जैसे जिस सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स कैसे आने लगा? तो आप क्या करते थे मेरे जो चीज पढ़ाया गया उसको घर में जाकर के आप देखते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, सैंपल सेट्स बनाते थे, ऐसे करते थे, रिवाइज कर रहे होते, बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते थे। अब जाकर के फिर उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर के अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस आ। ऐसा ही हुआ है मेरे को। हम ऐसा नहीं कि कोई हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, एकदम रियल बात कर रहे हैं मेरे में, जो हुआ है आपके साथ में और जो होता है मेरे में, हम बस उसी बात को कर रहे हैं। तो सवाल है कि आप प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस करते करते आपका वो चैप्टर एकदम अच्छा आसान लगने लगा। तो आसान लगने लगा तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ गया उस चैप्टर में। फिर एग्जाम में गए तो आपको कोई बोलता था ना कि ये चैप्टर अगर है तो ये चैप्टर है, इसको क्या है तो हम आसानी से बना लेंगे इस चैप्टर से। कॉन्फिडेंस आता था। कैसे कॉन्फिडेंस आया? उसका एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मेरे भाई ये प्रोसेस ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस 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 करना। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, सोचो कि हमको बहुत अच्छा से सीख गए, बहुत आसान सा चैप्टर लग रहा है, लेकिन बताइए फिर आप छोड़ देंगे ना ज्यादा दिनों के लिए ना, तो ये फिर से आपके हाथ से वैसा ही निकल जाएगा जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले थे जिस पॉइंट पे। फिर से आपको वो चैप्टर वैसा ही लगेगा जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला क्लास कर रहे थे, एकदम नया लगेगा आपको। अभी नया नहीं लगेगा, 1-2 दिन 1 महीना तक नहीं लगेगा, लेकिन ये फिर धीरे धीरे आपको लगना शुरू होगा। तो इसको पुराना लगने के लिए आपको बार बार उसको एक बार सवाल बनाए, एक बार प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस करें। तो हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एक लाइन बोले थे, इस चैप्टर को आपको 20 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस चैप्टर में कितना बार लिखे प्रैक्टिस? 3 बार। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, 3 बार करना है मेरे। तो जिस सब्जेक्ट में या जिस चैप्टर पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है सक्सेस का। ठीक, अब पहले क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है मेरे, अब क्या करेंगे ना उस पर डिपेंड करेगा। आपका जो रिजल्ट है, जो आगे रिजल्ट आएगा वो अब क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। और ठीक है, आप जो भी किए, जो भी हुआ लॉकडाउन पे, जो भी हुआ ऑनलाइन क्लासेस पे, जो भी हुआ उसको भूल जाओ सब कुछ को, अब क्या करना है ये सोचो। एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है ना मेरे भाई जो आगे का प्लानिंग करता है, पीछे क्या हुआ उसको मुड़ करके भी नहीं देखता है। समझ आया? तो बोला जाता है ना मुस्तकबिल क्या हो सकता है ये हमें नहीं पता चलेगा, ये हम नहीं जान सकते,
फ्यूचर हमारा क्या हो सकता है ये नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं, आदत को बदल सकते हैं। और अगर आपका आदत बदल जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरे भाई मोहम्मद अली का नाम सुने होंगे, बॉक्सर जो था मेरे भाई, उन्होंने क्या किया था, जो उसका ओपोनेंट था, उस सामने में जो था उसका बॉक्सर प्लेयर, उसको एक पंच मारा मेरे भाई और वो उसी टाइम पे जीत गया, एक ही पंच पे हो। तो जब वहां पर सारा मीडिया वाला लोग आया तो उससे पूछा कि मेरे भाई कितना जबरदस्त एक पंच मारे और आप जीत गए, कितना बढ़िया बात है, कितना आसान सा काम किया, किस टाइप का, फिर उनसे पूछा गया किस टाइप से आप पंच मारे कि वो एक ही बार में हार गया। उन्होंने कहा कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमको 21 साल का मेहनत लगा। कितना साल का मेरे भाई? 21 इयर्स का मेहनत है इसकी। ब्रूसली, मेरे ब्रूसली का एक बहुत बड़ा नाम है। ब्रूसली कहते थे ना, हमें उससे डर नहीं लगता है जो 1000 चीजों को प्रैक्टिस किया। आज कुछ किए, कल कुछ और किए, परसों कुछ और कर, नया नया चीज कर। हमको उससे डर नहीं लगता जो 1000 चीजों को प्रैक्टिस किया हो, हमें उससे डर लगता है जो एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस किया। ये बात समझ में? अगर आप एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो आपका कभी भी बाहर नहीं जाएगा, आप उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। और कॉन्फिडेंट जो है ना, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो पहला स्टेप होता है मेरे भाई सक्सेस। मेरा काम है मेरे भाई सिर्फ पढ़ाना नहीं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपके अंदर पे वो एनर्जी भर देना है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। समझना, क्या केवल पढ़ाने के लिए हम आपको नहीं आए हैं, हम आपको लाइफ में सक्सेसफुल कराने के लिए आए हैं। आप कैसे भी करके लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप सफल लोगों वाली आदत डाल लेंगे ना जिस दिन, उस दिन आप भी सफल हो जाएंगे। तो तुम कहोगे सफल लोगों की आदत क्या होती है, सक्सेसफुल पीपल का हैबिट्स क्या होता है? तो मेरे उनका हैबिट होता है कि वो अपने आप को चेंज करते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं और मेरे में वो प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें आज इतना कवर अप करना है सिलेबस को, नेक्स्ट डे हमें इतना करना है ताकि जो मेरा टर्म टेस्ट 2 आएगा उसका इतना डेज में ये सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये है सफल लोगों की आदत, अपने आप को चेंज करते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा अभिषेक, कभी उसके बारे में हम बताए थे आपको? 3 घंटा रात में बस सोता था मेरे भाई, समझ आया? तो आदत बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं करें कि आप 3 घंटा ही सोना शुरू कर दो, 7 घंटा सो लेंगे आराम से, तब भी आपके पास में इनफ टाइम है कि आप उस टाइम को ढंग से यूज करें। टाइम को किल करने की आदत बंद कर दीजिए। वो लोग टाइम को वेस्ट करते रहते, उनको पता नहीं होता कि मेरा टाइम कहां पे वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। दरअसल यही रीजन है कि हमारा टाइम कहां पे वेस्ट हो जा रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। जिस दिन ये बात पता चल जाए ना, उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस दिन आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि आपके अंदर में सिंसियरिटी होगा ना, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। पंक्चुअलिटी आपके अंदर में होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, तब टाइम से सारा कुछ आपका जो प्लानिंग किए है ना मेरे, वो प्लानिंग वो सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं पता है एक स्टूडेंट मेरे भाई को चाहता क्या था ना कि हम पूरा वर्ल्ड को बदलेंगे, पूरा वर्ल्ड को चेंज कर देंगे। तो अचानक से मेरे भाई एक दिन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था उसके क्लास में, तो ज्योग्राफी क्लास में वर्ल्ड का मैप रहता है मेरे भाई, इंडिया का मैप रहता है, कंट्रीज का मैप रहता है। तो मेरे भाई उस दिन वो जब मैप को वर्ल्ड का देखा तो उसे लगे तो बहुत बड़ा है मेरे भाई, तो वो हैंड रेज किया और वो मैम से पूछता है कि मैम ये वर्ल्ड का साइज कितना बड़ा है?
मैम कही कि बहुत बड़ा है। तो मेरे में वो स्टूडेंट जो था वो अपने हाथों पे ऐसे करके बोलता कि इतना बड़ा मैम। तो मैम कही नहीं, इससे भी बड़ा। तो मेरे भाई वो कहता है कि इतना बड़ा, पूरा अपने हाथों को पूरा फैला लिया, पूछता है कि इतना बड़ा। तो मैम कही इससे भी बड़ा। तो मेरे भाई क्या है ना कि वर्ल्ड का साइज इतना छोटा नहीं, उससे मैम एक लाइन बोली, कुएं का मेंढक। अब शायद ये डायलॉग मिस्टेक का सुनी होगी, मतलब अब एक कहानी पे दूसरा कहानी स्टार्ट हो गया। कुएं की मेंढक वाला क्या स्टोरी है। तो मेरे में क्या हुआ ना, एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी मेरे भाई। तो एक मछली जो थी वो कुएं पे आके गिर गई। तो अब कुएं पे आके गिर गई वो, तो मेंढक से बातचीत शुरू हो गया। तो मछली बताने लगी कि हम जिस जगह से आए थे वहां पर बहुत ज्यादा पानी था, बहुत ज्यादा पानी था। तो मेंढक हमेशा कुआं देखा, मेरे भाई थोड़ा सा पानी देखा था। तो मेंढक को लगा कि होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अपना मेंढक क्या करता है, अपने ऐसे हाथों को फैला करके बोलता है कि इतना बड़ा पानी। तो मछली बोलती है नहीं, इससे भी ज्यादा। तो वो अपने दोनों हाथों को फैला करके मेंढक बोलता है कि इतना बड़ा। तो मछली बोलती है इससे भी बड़ा। तो बोलता है कि जो कुआं का इस वॉल से इस वॉल तक का जो डिस्टेंस है इतना बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं, समुद्र का पानी बहुत होता है। तो वही से मैम जो थी उसकी ये लाइन बोली, उसे लगा कि लगता है बहुत ज्यादा ही बड़ा वर्ल्ड को चेंज करना इतना आसान बात नहीं है। तो उसे लगा कि चलो वर्ल्ड नहीं चेंज करेंगे, हम अपना कंट्री को चेंज करेंगे मेरे। तो जो अपना कंट्री का मैप को देखा तो जगह ये भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। पूछ लेते एक बार मैम से, तो एक्सक्यूज मी मैम, कंट्री का साइज कितना बड़ा है। तो मैम बोली बहुत बड़ा। ये भी बहुत बड़ा है, जिसे भी चेंज करना पॉसिबल नहीं लगने लगा उसको। तो मैं उन्होंने सोचा कि चलो कंट्री को नहीं, अपना स्टेट को चेंज करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे। तो अब लगा जब उसको स्टेट को चेंज किया तो स्टेट का मैप देखा, पता चला कि नहीं, जैसे जैसे उसका एज बढ़ा पता चला नहीं कि स्टेट भी बहुत बड़ा होता है। मैंने सोचा कि अपना जो सिटी है उसको चेंज करेंगे। इस तरीके से चेंज करते 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 वो पहुंच गया कि अपने कॉलोनी को चेंज करेंगे। लेकिन मेरे भाई आज उसका दिन था, लास्ट डे था, लास्ट डे था, और वो बार बार कह रहा काश काश। तो सब सोचा कि ये मरने वाला है, काश काश क्या, इसको क्या चीज की चाहत रह गई है। एक आदमी जाकर के पूछता है तो बार बार फिर यही बोलता है काश काश। मेरे भाई बोलता है कि अभी बढ़िया बढ़िया नाम लो, तुम क्या बोल रहे हो काश काश। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदगी में एक गलती की है, हम यही जिंदगी भर सोचते रह गए कि हम पूरा वर्ल्ड को चेंज करेंगे, हम पूरे कंट्री को चेंज करेंगे, हम पूरे स्टेट को चेंज करेंगे, हम पूरे अपने मोहल्ले को चेंज करेंगे। काश हम अपने आप को चेंज कर देते। ये है कॉन्सेप्ट। और मेरे भाई उस बुक पे ये समझाया गया है मेरे भाई कि ये आप है मेरे भाई, ये आप है, और ये आपके सारे सराउंडिंग्स वाले लोग हैं, यानी आपके कॉलोनी के हैं, ये आपके स्टेट वाले, इस तरीके से इससे बाहर आपके कंट्री वाले हैं, यूनिवर्स वाले लोग हैं आपके। तो मेरे भाई ये कहता क्या है कि आपको इस बड़े वाले सर्कल को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, इवन इस सर्कल को भी चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इसको अपने आप को चेंज करेंगे ना, इस आप अपने आप को चेंज करने की वजह से आपके मोहल्ले वाले थोड़ा सा शायद चेंज हो जाए। ये पॉसिबल है कि आपके चेंज होने से आपके मोहल्ले वाले थोड़ा चेंज हो सकते हैं, आपसे मोटिवेट हो सकते हैं मेरे। क्या ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आपके बाजू वाला आईआईटी क्रैक कर लेता तो लगता है यार कर लिया, हम भी करके दिखना है, पिताजी आके बोलते हैं मेरे भाई को कर लिया, तुमको भी करना है। हर बस इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे से। कब? जब आप अपने आप को चेंज करेंगे मेरे भाई। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो हो सकता है आपके आसपास वाले चेंज होंगे। अगर आपके आसपास वाले थोड़ा सा भी चेंज हो गए ना मेरे भाई, उसके फिर क्या होगा, एक स्टेट से वो कंट्री थोड़ा सा चेंज होगा। लग रहा है नहीं पॉसिबल?
थोड़ा सा तो चेंज होगा, इफेक्ट आएगा। और मेरे में कंट्री में चेंज आएगा तो थोड़ा सा क्या होगा, दूसरे कंट्री में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने आप को चेंज करें। अब तक क्या किए मेरे में वो मैटर नहीं करता है, अब हम क्या करेंगे वो मैटर करता है। आप मुस्तकबिल को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपका हैबिट्स जरूर बदल सकते हैं। और इसके लिए यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आप किसी भी चीज को आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो आपके बस की बातें हो जाएंगी। आपके लिए आईआईटी बहुत आसान हो जाएगा। आईआईटी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई, आखिर स्टूडेंट्स ही निकालता है। कौन निकालता है? जो स्ट्रेटेजिकली मेहनत करता है। टैलेंटेड बंदा आईआईटी पे नहीं जाता है। कौन जाता है आईआईटी पे? जो मेहनत करता है। इस दुनिया में बहुत लोग बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कुछ जानते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा हाईली टैलेंटेड है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि आईआईटी पे चला जाएगा। लेकिन जो मेहनत स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के साथ में करेगा ना, वो गारंटीड है कि आईआईटी पे जाएगा। बढ़िया दिमाग होना ऐसा कुछ फिक्स नहीं, बढ़िया प्लानिंग, बढ़िया स्ट्रेटेजी होना ये इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है मेरे। इवन अगर ये भी बता देते हैं चलो आईआईटी पे जाना ही सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर आपको ना मेहनत करने की पर आदत बन गई ना, आपको सक्सेसफुल पीपल वाली आदत लग गई ना आपको, आप लाइफ में श्योर शॉर्ट सक्सेसफुल हो जाए। अंबानी आईआईटी में नहीं पढ़ा है, पढ़ा है क्या? बात समझ में। तो आईआईटी पे जाना सक्सेसफुल नहीं। आईआईटी एक काम करता है कि आपको मेहनत करने की आदत लगा देता है, यानी सफल लोगों वाली आदत आपको लगवा देता है, जिससे लोग सफल हो जाते हैं। बस ये चीज मेन मैटर करता है। ठीक है, आईआईटी पे नहीं जाना, लेकिन अगर आपको सफल लोगों वाली आदत, मेहनत करने वाली आदत लग गई है ना, तो आप श्योर शॉर्ट एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इस बात पे आप फोकस करें। अब तक जो किए उसको कोई फायदा नहीं है। अब क्या करना है मेरे भाई, ये मैटर करता है। अब अपने आप में चेंजिंग लाइए, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग लाइए। अचानक से एक ही चीज में चेंजिंग लाने की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स से पूछा गया था मेरे भाई एक बार कि आपको रातों रात सक्सेसफुल हो गए मेरे भाई, तो मेरे भाई बिल गेट्स ने जवाब दिया, वो रात बहुत लंबी थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। जैसे अगर मान लो कि 1 केजी एप्पल को वेट करना है मेरे में, तो ऐसा क्या है कि वेट मशीन में 1 एप्पल डालेंगे 1 केजी हो जाएगा, 2 3 4 5 डालेंगे तब जाकर 1 केजी होता है मेरे। मत कहना कि मेरे पास में एक तो बड़ा सा एप्पल था सर 1 केजी का, समझ आया? ऐसा वाला बात नहीं कर रहे। तो अगर हम बोले कुछ एक एप्पल को हटा देते मेरे भाई, तो क्या 1 केजी हो जाता? पहले जुड़ा लेते। तो आपका कंटिन्यूअस एफर्ट ही फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखिए। चलो अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक एज यूजुअल पेज की जो श्रद्धांजलि देती होती है ना, दे दीजिएगा अपने हिसाब से। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो दरअसल ये भी एक इक्विलिब्रियम का ही चैप्टर है मेरे में। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा होता था कि N2H2 रिएक्ट करके NH3 बनाता था, और हम बोलते थे कि N2H2 मिल करके भी NH3 बना सकता है, और NH3 भी वापस N2 और H2 बना सकता है। ऐसा ही होता था मेरे भाई। ऑनलाइन वालों पेशेंस रखेंगे, ठीक है? पावर कट हो गया है, जैसे हम दिखाई दे रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है?
तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, मॉलिक्यूल्स रहते थे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी मॉलिक्यूल्स रहते थे N2 NH3 इस टाइप से। तो सिंस केमिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच पे इक्विलिब्रियम होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि एक साइड में आयंस होंगे और एक साइड में मॉलिक्यूल होगा, यानी आयोनाइज्ड पार्ट और अनआयोनाइज्ड पार्ट क्या होंगे आपस में इक्विलिब्रियम पे। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि रिएक्टेंट भी रह जाता था, प्रोडक्ट भी रह जाता था, रिएक्टेंट भी मॉलिक्यूल होते थे, प्रोडक्ट भी मॉलिक्यूल होते थे, और उस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता था। यहाँ पे क्या चीज होगा कि रिएक्टेंट में आयंस, रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल होंगे, प्रोडक्ट में आयंस होंगे, हो सकता है रिएक्टेंट भी आयंस हो। तो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम रहता है, यानी इस पर भी रिएक्टेंट भी रहेंगे, प्रोडक्ट भी रहेंगे। आई बात समझ में? तो ये लिखो इस चैप्टर में, दिस चैप्टर मेनली डील्स विद, दिस चैप्टर मेनली डील्स विद, this chapter mainly deals with number 1 pH calculation। नाम सुने क्या pH का? हाँ मेरे pH कैलकुलेशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर में डिस्कशन करेंगे। सेकंड नंबर हम इस पे डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। आप अगर 10th में थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स के बारे में नाम सुने होंगे तो जानते होंगे, इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। अब तीसरा डिस्कशन करेंगे मेरे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्युबिलिटी, कौन सॉल्ट कितना सॉल्युबल हो रहा है या कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो उसका सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर में मेनली ये 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सिंस ये सब तो सिंस आयंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानना है यहाँ पर, तो एक टर्म इंट्रोड्यूस करें इलेक्ट्रोलाइट, एक टर्म इंट्रोड्यूस करें इलेक्ट्रोलाइट। मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होता है जो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में, पानी में या फिर मोल्टेन फॉर्म में पिघला देने पर। तो लिखो the substance which gets dissociated into, the substance which gets dissociated into ions, the substance which gets dissociated into ions in aqueous or molten form, in aqueous or molten form, यानी या तो पिघला देने पर या फिर पानी में डाल देने पर क्या होता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंस ये इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइट एक और खासियत होता है, ये नाम लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी जैसा, तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है आयंस है मेरे में, यानी चार्जेस है वो, तो चार्जेस तो कंडक्ट करेंगे ही इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तुम कहोगे सर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो मेरे भाई सिंस हम लोग देखे थे कुछ सब्सटेंस अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% डिसोसिएट कर जाता है, और कुछ वीक होते हैं मेरे जो 100% डिसोसिएट नहीं, अल्फा का वैल्यू लेस देन 100% वाला। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें अल्फा का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच के होता है। मेरे भाई तुम कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ एग्जांपल दिख रही है मेरे में, NaCl को जब हम पानी में डाल देते हैं ये पूरा पूरा आयंस में टूट जाता है। NaCl इन वाटर, पानी में डालने पर NaCl पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तुम कहोगे सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दीजिए,
मेरे भाई आप नाम सुने होंगे एसिटिक एसिड का, है ना, जो घर में भी यूज करते हैं मेरे भाई, विनेगर। दरअसल वो एसिटिक एसिड ही रहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो CH3COOH इन वाटर, तो मेरे भाई ये पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं करता है। तो आप सच सच बताइए, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसेस, ये सारे के सारे 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन मेरे भाई वीक एसिड्स या वीक बेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं करते। वीक एसिड्स या बेसेस 100% डिसोसिएट नहीं करते। एक टर्म और होता है मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइट के जैसा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो मतलब ये क्या होता है मेरे भाई, जो आयंस में टूटता ही नहीं है, जो आयंस में टूटता ही नहीं, यानी इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा माय डियर स्टूडेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तुम बहुत सारे एग्जांपल दिया हमें मेरे भाई, शुगर, इसको पानी में डाल दोगे ना तो ये आयंस में नहीं टूटते, ये आयंस में नहीं टूटते हैं माय डियर स्टूडेंट। शुगर हम बोल रहे हैं, कुछ और मत समझ लेना, पीछे वाले समझ रहे हैं कि मेरा नाम बोल रहे हैं, मेरे हम शुगर बोल रहे हैं। ये में कोई नहीं होगा है। तो सिंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो डिसोसिएट नहीं करते। ठीक है, तो आई होप ये लाइंस क्लियर हो गए। अब एक कोई हेडिंग बनाओ मेरे भाई, छोटा छोटा सा, जो ये बात कहे थे ना कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आयंस और नॉन आयंस क्या में होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। हम जानेंगे मेरे भाई कि आर्हेनियस का क्या थ्योरी है, आर्हेनियस का क्या थ्योरी है, इस बात को जानेंगे। तो लिखो, there exists a dynamic equilibrium, there exists a dynamic equilibrium, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो सब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे होते हैं। There exists a dynamic equilibrium between ionized and unionized, ionized and unionized substance in a solution, in a solution। मतलब यहां पर आयंस भी होते हैं और नॉन आयंस भी होते हैं। जैसे मेरे भाई अगर हम तुम्हारे सामने ले लिए AB, कोई AB एक सॉल्ट है ऐसा सोचो, और ये AB को पानी में डाल दें, ये AB को पानी में डाल दें, तो क्या होगा, पानी में डालने में ये सॉल्ट था तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, A+ एक्वस और B- एक्वस। ऐसा ही ना हो, जैसे NaCl को पानी में डाल दिया तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C लिए मेरे और स्टार्टिंग में ये लोग 0 है, वो कुछ देर के बाद क्या होगा, इसका कुछ रिएक्ट कर जाएगा X मोलैरिटी, तो ये कितना X और ये कितना बनेगा। अच्छा मेरे भाई इसी को हम अल्फा के टर्म में लिखे तो C1 - अल्फा लिख सकते हैं, तो भी Cl। तो मेरे भाई इस रिएक्शन का अगर K लिखना चाहे, K इक्विलिब्रियम, तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, A+ का कॉन्सेंट्रेशन, सर वीडियो चला गया। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AB का कॉन्सेंट्रेशन। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर वीडियो चला गया।
बाय सी माइनस तो सिंस हम लोगों को के इक्विलिब्रियम दिख रहा है मेरे पास, के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम में क्या है, x के टर्म में अगर लिखेंगे तो x into x स्क्वायर बाई c माइनस x, और हमारा एक आपको हम बता देते हैं कि अप्रोच आप x पे रखिएगा, अल्फा वाला अच्छा नहीं लगता है हमें, आपको अच्छा लगेगा तो आप लगा सकते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है कि हम अल्फा के टर्म में कोशिश नहीं करते जाना, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहीं पर केवल अल्फा वाला काम करेंगे, अदरवाइज हम अल्फा पे नहीं लिखते। तो c अल्फा into c अल्फा कितना हो जाएगा, c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसके बाद तो नीचे में c कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली, c अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको अल्फा का वैल्यू दे देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज दिस, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, x निकाल लो c into अल्फा करके, समझ आया, फिर x के टर्म पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अप्रोच कोशिश कीजिएगा x में करके, ज्यादा हमको आसान लगता है, आपको मे भी हो सकता है आसान लगे, हो सकता है डिफिकल्ट लगे, आपको जो वाला अप्रोच अच्छा लगे, दोनों वैसे सही है, हर लोग को यही वाला अच्छा लगता है, उससे भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माय डियर हेडिंग बनाओ, इसके बाद ये जो अल्फा आया ना, ये अल्फा का वैल्यू सिर्फ 0 से 1 इन जनरल, जिस केस में 1 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चलेगा।
तो अब हेडिंग बनाइए मेरे भाई, ये अल्फा जो आ रहा है, अब ये अल्फा का वैल्यू 1 हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम चाहेंगे ना 1 करना कि 100% डिसोशिएट करें, तो अल्फा का वैल्यू किस किस पर डिपेंड करता है उस पर बात करेंगे। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में अल्फा, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो अल्फा का वैल्यू कैसे डिपेंड करेगा मेरे पास, तो पहला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहला है माय डियर स्टूडेंट्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हम इलेक्ट्रोलाइट जो चूज किए हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अरे बात समझ में, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा मेरे को, अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और वीक लेंगे तो 0 से 1 के बीच में होगा। तो लिख लो इस पे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लिख लो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेरे अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1, अगर वीक होगा तो अल्फा का वैल्यू 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग हो तो अल्फा का वैल्यू 1 और वीक होगा तो 0 से, आपको पता है। दूसरा नंबर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो मोस्ट सॉल्वेंट में कैसे फर्क पड़ता है, तो सिंस हम बहुत पहले पीरियोडिक टेबल में बताया करते थे आपको, अगर पानी में डाल देते हैं NaCl को तो वो अपने आप आयंस पे डिसोसिएट कर जाता है ना, क्यों कर जाता था, तो वहां पे एक रीजन देते थे कि वाटर में जो फोर्स होता है मेरे भाई वो एयर का फोर्स बाय 80 टाइम्स हो जाता था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम देते थे वहां पर मेरे भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मेरे भाई ये एप्सिलॉन क्या चीज था, परमिटिविटी था, क्या चीज था ये, हाँ, यही को हम लोग यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो सिंस ये वाटर के लिए एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, ये सब लिखवाए थे वहां पर, तो उसी पर बात करेंगे, उसी पर बात करेंगे कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू से क्या फर्क पड़ेगा, कैसा सॉल्वेंट ले जिससे हमको अल्फा का वैल्यू ज्यादा या कम हो जाए, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन जो होता है वैल्यू, इसका वैल्यू जो होगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है मेरे भाई, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और मेरे भाई एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 होता है वैक्यूम के लिए, किसके लिए, वैक्यूम के लिए, और ये एप्सिलॉन r का वैल्यू 80 होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो सिंस देखो तो वाटर में फोर्स कितना हो जाएगा, एयर में कितना होता है, वैक्यूम या एयर में 1, तो यहाँ पे पुट कितना हो जाएगा एप्सिलॉन r1, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पुट हो जाएगा, और यही वाटर में कितना हो जाता है 80, तो 80 एप्सिलॉन नॉट पुट होता है, तो F एयर बाय 80 होता कि नहीं। तो मेरे भाई जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, यानी सॉल्वेंट चेंज करेंगे और उसका एप्सिलॉन r का वैल्यू बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, सिंस वाटर में जाने के बाद क्या होता है, सॉल्ट से डिसोसिएट करता है, इसका मतलब डिसोसिएशन ज्यादा होगा, तो फोर्स को क्या कर देता है, वो अट्रैक्शन को कम करता है,
यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है। तो डिक्रीज करेगा तो ज्यादा आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू इंक्रीज कर, अल्फा का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू दिस। ठीक है, तो पहला था टाइप पर कि हम स्ट्रॉन्ग लिए या वीक लिए, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट कैसा लेंगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा डिसोसिएशन हो। थर्ड नंबर है मेरे भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरे भाई ये टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सिंस जैसे NaCl है तो NaCl का बॉन्ड तोड़ते हैं तब ना आयंस में कन्वर्ट होता है, सिर्फ बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक कहलाता है, एनर्जी लगता है बॉन्ड तोड़ने। तो सिंस इन जनरल जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी जो सप्लाई करते हैं कैसे, हीट के फॉर्म में, यानी टेम्परेचर बढ़ाकर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आसानी से टूट जाएगा, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तोड़ना ही तो था आयंस। तो लिखो in general bond breaking is endothermic, in general bond breaking is endothermic, in general bond breaking is endothermic, hence as temperature increases, as temperature increases alpha क्या होगा, increase, अल्फा क्या होगा, इंक्रीज। तो हम लोग जाने अभी दूसरा फैक्टर के बारे में, सॉरी तीसरा फैक्टर के बारे में जाने। पहला फैक्टर था टाइप ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर था हम लोग का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ फैक्टर लिखेंगे आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन जनरल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक, हेंस as temperature increases alpha increases। फोर्थ नंबर है मेरे भाई कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। फोर्थ नंबर है कॉमन आयन इफेक्ट, फोर्थ नंबर है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन की वजह से क्या होता है, कॉमन आयन की वजह से क्या होता है, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है AB सॉल्ट था, इसको पानी में डाले और ये A+ और B- में कन्वर्ट, और मेरे भाई हम क्या किए ना, जिसमें ये कन्वर्जन हो रहा था A+ B- में, हम उसी कंटेनर में बाहर से B- ला करके और डाल दिए। तो मेरे भाई एक लाइन हम हमेशा बोला करते हैं के इक्विलिब्रियम का वैल्यू फिक्स्ड होता है, किसी भी के इक्विलिब्रियम का वैल्यू फिक्स्ड हुआ करता है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन पहले C था, इक्विलिब्रियम में C-X, इसका X, लेकिन अगर ये Y मोल्स लाके डाल दिए मेरे भाई तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है, रिएक्शन को बैकवर्ड में लेगा। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ क्या होगा मेरे भाई, एडिशन ऑफ B-, QC का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, QC का वैल्यू बढ़ेगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, रिएक्शन अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा मेरे भाई, आगे बढ़ता हमको आगे बढ़ाना था, घटा दिया ये, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अल्फा क्या होगा, डिक्रीज। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ B-, यही क्या है, कॉमन है, मिलता जुलता आयन है मेरे भाई इससे जो बन रहा था, यही है कॉमन आयन। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉमन आयन QC इंक्रीज करेगा और रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड में, तो अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है मेरे भाई, ये फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग जाने। फिफ्थ नंबर पॉइंट मेरे भाई इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन,
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। पानी मिलाना क्या मिलाना होता है मेरे भाई? पानी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पानी मिलाना। तो यही पर एक हम लॉ जानेंगे जिसका नाम है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो ये कौन सा लॉ है? ये हमें क्या बताता है? अरे मेरे भाई बहुत आसान सा चीज बताता है, निहायत ही आसान। तो देखो क्या बताता है मेरे भाई, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे एबी के बारे में। तो एबी ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट कर रहा है। यस या नो? कर रहा था। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम का वैल्यू रखे थे मेरे भाई सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तुम तो सर आप अल्फा वाला क्यों लिख रहे हैं? आप अल्फा वाला क्यों लिख रहे हैं? तो मेरे भाई अभी हम अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम अल्फा के बारे में बात करें, इसीलिए हम अल्फा वाली बातें लिख रहे हैं। तो यहां पर हम के इक्विलिब्रियम को प्यार से के लिखेंगे, ठीक है? तो सिंस अगर हम इस c को इधर लेते हैं मेरे भाई तो क्या बन जाएगा? k बाई सी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दे, तुम कहोगे सर ये k बाई जीरो इंफिनिटी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। लेकिन सवाल है कॉन्सेंट्रेशन कब इंफिनिटी होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? इंफिनिटी करना पड़ेगा। यानी हम कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दिए, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इनफिनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने का मतलब पानी मिला दिया जाएगा, तभी तो वॉल्यूम क्या हुआ? इंफिनिटी। तो मेरे पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, Ad3/0 इंफिनिटी। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या रखे जो इधर का वैल्यू हमको इंफिनिटी मिल जाए? वन रख देंगे, 1 माइनस 1 जीरो। तो मेरे भाई इसके लिए हम लोग क्या होगा? अल्फा सिर्फ जीरो टेंड कर रहा, तो अल्फा को क्या बोलेंगे? 1 टेंड करेगा। तो मेरे भाई क्या गेम हुआ यहाँ पे? मेरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का जिसका अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, उसको हम बुड़बक बनाए वॉल्यूम पानी मिला करके, खूब पानी मिला दिए। पानी मिला दिए तो क्या हो गया? अपने आप कॉन्सेंट्रेशन जीरो के करीब पहुंच गया। तो जैसे जीरो मिला तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 1। यानी 1 होने का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। 1 होने का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना दिए। देखो वीक था मेरे पास, बस यही करना है मेरे आपको, एक वीक स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पानी बहुत मिलाना है मेरे भाई, ठीक है? जितना पानी मिलाएंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा। तो लिखो यही बताए थे ऑस्टवाल्ड साहब हम लोग को, क्या बताए थे? लिखो at infinite dilution alpha tends to 1, alpha tends to 1, कॉमा देके लिखना that is weak electrolyte will behave as strong electrolyte। वीक कैसे काम करेगा मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग के तरह। वीक को भी हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है? तो जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करवाएंगे, ठीक है? अब थोड़ा पानी मिलाएंगे तो थोड़ा सा अल्फा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो लिख सकते हैं as dilution increases अल्फा का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज। अल्फा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ये लाइन यहां से कंक्लूड हो रहा है।
तो मेरे भाई ये था हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहले कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिए, स्ट्रॉन्ग या वीक लिए। दूसरा कौन सा फैक्टर आया माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग का? सॉल्वेंट। तो सवाल है कि सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा का वैल्यू इंक्रीज करता है। चौथा हम लोग क्या देखें मेरे भाई? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन मिला देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाता है, अल्फा डिक्रीज कर जाता है। और पानी मिलाने से अल्फा का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। गॉट इट? अब मेरे भाई यहां पे देखेंगे थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मेरे भाई एसिड्स और बेसिस के बारे में जानेंगे। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सवाल है कि एसिड और बेसिस को समझाने के लिए मेरे भाई पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कहा था जो चीजें खट्टी होती है वो क्या होते हैं? एसिड्स, है ना। जो सार इन टेस्ट होता है वो क्या होता है मेरे भाई? एसिड। और जो बिटर इन टेस्ट होता है वो बेसिस। रियल डेफिनेशन यही है आज भी, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन बदल गया। तो मेरे भाई उसको और अच्छे से थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में समझाने के लिए पहले आए थे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए। बोले देखो बेटा एसिड्स वो होता है जो पानी में H+ देता है। ये ना बात कहे थे मेरे भाई, ये आर्हेनियस ही कहे थे हम। तो एसिड्स गिव्स, वो आसान सा चीज, H+ इन वाटर या इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस क्या कहते हैं मेरे भाई? एसिड वो होगा जो पानी में H+, यही लाइन पढ़ते आए ना आप लोग। और बेसिस के बारे में क्या पढ़ते थे? हाँ मेरे वही लिख लो। बेसिस गिव्स OH- in aqueous solution। aqueous solution बेसिस OH- देता है। तो इतना लंबा अंग्रेजी लिखी तो शॉर्ट में कैसे बताएं? तो भाई एसिड होगा ना तो एसिड का काम है H+ देना। एसिड का काम क्या है? H+ देना। बेसिस का काम क्या है? OH-। बेसिस का काम है OH-। ठीक है, बेसिस का काम है OH-। तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है। एसिड्स H+ देते हैं और बेसिस OH-। कहां पर? पानी में देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो अब क्या है, तुमको अगर सर हमने एग्जांपल बताइए तो देखे थोड़ा देता है कि नहीं एसिड्स। तो मेरे पहले तो ये सुनो, अगर अगर कोई एसिड है, HA इज एनी एसिड, और इसे अगर पानी में डाल दे और ये अगर H+ देता है मेरे भाई और साथ में A- देता है, साथ में A- एक्वस देता है, H+ और A- अगर देता है तो ये HA तो एसिड है, HA तो एसिड है, ये H+ समझ में आया। अगर दुनिया की किसी भी चीज से, दुनिया के किसी भी चीज से H+ निकाल दो, दुनिया के किसी भी चीज से H+ निकाल दो, बनने वाली चीज को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। आया बात समझ में? दुनिया के किसी भी चीज से H+ निकाल दो तो बनने वाली चीज को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। यस, A- इज कॉन्जुगेट। मेरे भाई तो आर्हेनियस को बोला गया थोड़ा एग्जांपल लेके बताओ तो हमें। तो बोले देखो HCl, HCl H+ देता है पानी में और Cl- देता है पानी। तो उनको पता यहाँ सिंगल एरो का है हमारे, हमें डबल अच्छा लगा। ठीक है मेरे भाई, ये सिंगल ही रहता है। ठीक है, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तुमको अगर ये एसिड है तभी तो ये H+ दिया हमने यहाँ। मैंने अगर तुमको अगर बेस का एग्जांपल दीजिए तो NaOH को अगर पानी में डालोगे मेरे भाई तो Na+ एक्वस और OH- एक्वस, Na+ एक्वस और OH- एक्वस, OH- एक्वस। ठीक है, अब तुमको एक बात और कही है मेरे भाई,
दुनिया की किसी भी चीज से दोस्त छोड़ो, वक्त आने तो बताइए, ठीक है। तो ये रहा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है। मेरे भाई दूसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट है उनको पहले तो ये जानो कि आने की जरूरत क्या पड़ी। तो मेरे भाई इन्होंने समझा दिया कि देखो HCl में H होता है तो ये H प्लस देगा, NaOH में OH होता है तो ये OH देगा, और ये बेस होगा, ये एसिड होगा। तो मेरे भाई एक ने पूछा कि बेटा बताओ तो NH3 क्या होगा। तो बस आर्हेनियस क्या थे, बोले कि देखो यहाँ पे OH है नहीं, केवल H है, ये कैसा काम करेगा, H प्लस देगा। बोल दिए कि ये एसिड है, दरअसल ये बेस होता है। फंस गए आर्हेनियस। तो मेरे फंस गए तो दूसरे साइंटिस्ट को आने की जरूरत पड़ी। तो मेरे भाई इसका थोड़ा सा सोच समझ के नाम लेना, हम ज्यादा नहीं लेने के लिए बोलते हैं बच्चों को। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है मेरे भाई। हाँ, जल्दीबाजी में कभी नहीं बोलने का इसको, ठीक है, बड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे भाई। ऐसे ही बच्चा एक था, बोल दिया कि लीप चैटेलियस को लीप चैटेलियर कुछ बोल रहा था। हम बोले इसको गलती से भी बोलने की कोशिश मत करना, भारी दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, धार्मिक और नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अब क्या है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन में बदलाव किया मेरे भाई। इन्होंने कहा कि एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस देते हैं। क्या नया डेफिनेशन, एसिड गिव्स H प्लस इन aqueous solution, acids give H प्लस इन aqueous solution, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहां बेसिस के बारे में क्या है, बेसिस गिव्स ने, ये क्या बोले मेरे भाई, बेसिस एक्सेप्ट्स H प्लस इन aqueous solution। यानी इसने बेसिस का डेफिनेशन थोड़ा अलग किया, बेसिस का डेफिनेशन थोड़ा सा बदलाव किया है। जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करें वो सुन ले, बेसिस एक्सेप्ट्स H प्लस इन aqueous solution, ठीक है मेरे भाई। ये एसिड्स जो है ये क्या बोले कि एसिड्स जो होगा वो H प्लस देगा, पानी क्या देगा, पानी में H प्लस। लेकिन बेसिस जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, लेगा, एरो का साइन देखो, H प्लस ये ले रहा है, ये दे रहा है, बाहर की डायरेक्शन पे है और उसपे अंदर की डायरेक्शन। अब मेरे भाई इनसे पूछा गया कि एग्जांपल दीजिए, तो देखते हैं मेरे भाई इसका एग्जांपल। एसिड वाला एग्जांपल तो सेम रह जाएगा, एसिड वाला एग्जांपल तो सेम रह जाएगा माय डियर स्टूडेंट। बदलेगा तो किसका बदलेगा, बेस वाला बदलेगा, बेस वाला बदलेगा मेरे भाई। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं HCl का, ले एसिड के लिए, पानी में है मेरे भाई, तो पानी में है तो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, है ना। लेकिन बेस का एग्जांपल क्या हुआ, दो बार, ठीक है। बोला गया कि NH3 क्या करता है मेरे भाई, H प्लस लेता है और बना देता है NH4 प्लस, ठीक है। NH3 पानी में क्या ले लेता है, NH4 प्लस बना देता है, NH4 प्लस बना देता है। ये बेस है। तुमको सर आपको कैसे पता, हमको भी तो लग रहा था ये एसिड ही होगा, तो मेरे पास टेस्ट किया जाता है, समझ आया, क्या किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है लिमिटेड अमाउंट में। नहीं तो पता था कि एसिड को एक बार टेस्ट किए फिर अगला बार टेस्ट करने के लायक नहीं रहता है, समझ आया। तो इसीलिए लिमिटेड अमाउंट पे टेस्ट किया जाता है। तो NH3 H+ को एक्सेप्ट किया। अब हम तुमको जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। बेस अगर H+ को एक्सेप्ट करता है तो ये BH+ बनता है,
तो मेरे भाई ये बेस था, बेस को क्या पसंद है? कह रहे बेबी पसंद है, बेबी को बेस पसंद है मेरे भाई, बेस को x प्लस पसंद है, तो ये bx प्लस कर लिया। जो अगर बेस में या दुनिया के किसी भी चीज में H प्लस जोड़ दो, बनने वाली चीज को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। बनने वाली चीज को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। यानी ये NH4 प्लस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। ये Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो मेरे भाई अब इनसे सवाल पूछा गया कि बताइए कि AnCl3 क्या है? AnCl3 क्या है? मेरे भाई इन्हें लगा, इन ब्रॉन्स्टेड को लगा, आगे बोलने की जरूरत नहीं, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड को लगा कि मेरे भाई इसके पास में H नहीं है। बोले ये तो H दे नहीं सकता, लेकिन H प्लस ले तो सकता है। बोले ये बेस होगा, लेकिन मेरे भाई ये दरअसल एसिड है। एसिड फंस गए मेरे भाई, ये भी फंस गए। इनको पता तो नहीं एसिड है या बेस है, तो वो जो इनको किसी और को नहीं मेरे भाई बताया, तो फिर टेस्ट किया जाता है ना। खट्टा है कि मेरे भाई बिटर टेस्ट है, समझ आया? कैसे पता लगाया जाता है? हाँ मेरे भाई, या फिर लिटमस पेपर का नाम सुनेंगे आप, तो लिटमस पेपर से भी पता लगाया जाता है। तो फिर दूसरा साइंटिस्ट को आने की जरूरत पड़ी मेरे भाई, जिनका नाम था लुईस कॉन्सेप्ट। मेरे भाई ये लुईस क्या समझाते हैं हम लोगों को? ये बोलते हैं कि एसिड्स एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, याद रहेगा? ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट। क्या करेगा? एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने कहा बेसिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। बेसिस क्या करता है? डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? एसिड्स क्या करता है मेरे भाई? लेता है, और बेसिस देता है। बेसिस क्या करेगा मेरे भाई? देगा क्या चीज? इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? और एसिड्स क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स? एसिड्स एक्सेप्ट्स करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं करेगा पेयर, यस पेयर, ठीक है? एसिड्स एक्सेप्ट करेगा पेयर से। तो अब यहां पर से एक्सप्लेनेशन आ जाएगा मेरे में सब का। ये डेफिनेशन जब आता है तो सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब इस डेफिनेशन में कोई भी कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं है। तो देखो एग्जांपल तुम जानना चाहोगे, तुम कहोगे एग्जांपल दीजिए। तो मेरे पास AnCl3, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके सामने में अगर Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के खड़ा है, ठीक है? तो बनने वाला चीज हो जाएगा AnCl4 माइनस, बैक बॉन्डिंग। Cl माइनस क्या किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आगे बना दिया। क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो मेरे भाई इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा? एसिड्स। इन्होंने डोनेट किया, ये क्या कहलाएगा? बेस। आया समझ में? बस बोल सकते हो लुईस एसिड, लुईस बेस। तो ये लाइंस आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, पानी जो होता है, पानी के सामने अगर H प्लस लग दो मेरे भाई, तो लिखता हुआ पहले भी तो H2O, ये ऑक्सीजन भी H प्लस का एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसके पास में लोन पेयर्स होते हैं। ये क्या बना लेता है मेरे भाई?
H3O। देखा हुआ पहले, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो मेरे भाई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक H2O और एक ही H प्लस कंबाइन करें। एक कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? H3O। अगर दो H2O और एक H प्लस रहा तो मेरे भाई क्या बन जाएगा? तो H4 और H5, H5O2 प्लस, ऐसा ही बन सकता है। इसी तरीके से 3H2O भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस टाइप से भी आपको देखने को कहीं पूछ सकता है, सबका मतलब सेम ही है कि पानी में H प्लस कंबाइन यानी H प्लस अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये सब के सबका मतलब एक ही है। आगे बात करते हैं हम लोग। मेरे भाई कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम जानेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस का नाम जानेंगे। तो नोट बनाओ, नोट मेरे भाई। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अल्फा का वैल्यू 1 होता है। सोचते हो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? मेरे भाई HCl, HBr, HI, मेरे भाई HNO3, H2SO4, मेरे भाई HClO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इसके नीचे लिखना है आपको, इसके अलावा सब वीक माने जाएंगे अपने सिलेबस पे। ऑल अदर एसिड्स आर वीक, ऑल अदर एसिड्स आर वीक। बाकी सारे एसिड्स को क्या मानेंगे? वीक मानेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये सारे हैं HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, परक्लोरिक एसिड। मेरे भाई उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेसिस का भी अल्फा का वैल्यू 1 होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी अल्फा का वैल्यू 1 होगा। तुम कहोगे सर कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे इसके? ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अल्कली मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे मेरे भाई, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, मेरे भाई इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, सेकेंड ग्रुप वाले अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेरे भाई कुछ सेकेंड ग्रुप वाले के भी हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम कहोगे सर एग्जांपल दीजिए। मेरे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये सब स्ट्रॉन्ग है। उसके नीचे लिखना है ऑल अदर बेसिस आर वीक, ऑल अदर बेसिस आर वीक। बाकी सबको हम लोग क्या मानेंगे? वीक मान लेंगे। ठीक है, लिखिए, लिख लो इसके नीचे ऑल अदर बेसिस आर वीक। ठीक है, क्लियर? थर्ड नंबर पॉइंट, मेरे भाई जितने भी अनायंस होंगे वो सारे के पास में इन जनरल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा। तो वो सारा कैसा बिहेव करेगा? लुईस बेस। यस, लुईस बेस की तरह। तो मेरे भाई इन जनरल अनायंस आर लुईस बेसिस। ठीक है ना, या बेसिस लिख सकते हो केवल,
तो पता ही है कि वो बेस होता है अनायंस, और कैटायंस इन जनरल कैटायंस होंगे वो एसिड्स होंगे इन जनरल। ऐसा नहीं कि हमेशा हो जाएगा, 95% केसेस में ऐसा होता है, जो कि हमारे काम का रहेगा उस पे हो जाएगा। जैसे अमोनियम आयन वो अब एसिड की तरह करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ का तुम लोग कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस लिखोगे, तो मेरे भाई कुछ प्रश्न है, राइट conjugate acids of the following कुछ नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NH4 क्या लिखते हैं मेरे कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं ना, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है NH3 H2PO4 minus H2PO4 minus HCO3 minus HCO3 minus जल्दी लिखिए। और मेरे भाई कुछ सवाल है जिसके आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग आपको कुछ प्रश्नों के कॉन्जुगेट बेस लिखने, जैसे मेरे भाई एग्जांपल के तौर पर H3PO4, मेरे भाई आपको H2SO4 का लिखना, आपको मेरे भाई H3PO2 का लिखना, फटाफट लिखो तो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान काम दिया है। तो मेरे भाई आपको ये बताओ कि NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। यस, दुनिया की किसी भी चीज में H+ जोड़ दो, बनने वाली चीज को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। इसका कॉन्जुगेट एसिड H3PO4, इसका H2CO3। मेरे भाई इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, दुनिया की किसी भी चीज से एक H+ निकाल दो, बनने वाली चीज को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो H2PO4 माइनस, इससे अगर H+ निकालोगे तो HSO4 माइनस, इससे नहीं निकाला जा सकता है, सॉरी निकाला जा सकता है, एक निकाला जा सकता है ना, तो सवाल दिए H2PO2 माइनस, अब नहीं निकाला जा सकता, इससे अधिक भी निकाला जा सकता है, इससे तीनों H निकाला जा सकता है, इसमें से केवल एक ही H निकाला जा सकता है। ये सब पढ़ाई में मेरे भाई पिछला भूल गया क्या, केमिकल बॉन्डिंग सब भूल गया मेरे भाई, एन फैक्टर, लग रहा है कि आप भूल गए हैं, पीछे के चीजों को थोड़ा रिवाइज करेंगे आप। अगला टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन ऑफ प्योर H2O, प्योर वाटर। मेरे भाई इसी को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
डिसोसिएशन ऑफ प्योर H2O, इसी को आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के नाम से भी जाना है। अब सबको पता है कि पानी न्यूट्रल होता है, तो जितना H प्लस देता होगा उतना ही OH माइनस देता होगा, है ना। लाइन तो पानी है मेरे पास, पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, मत क्या कहना एक्वस होता है, ये लिक्विड होता है। अब ये H प्लस पानी में रहेगा तो ये और OH माइनस पानी में रहेगा तो ये कहलाएगा। और हम सच बताएंगे मेरे भाई, जितना H प्लस जितना OH माइनस सब इक्विलिब्रियम पे रहता है। अदरवाइज पता चलता है कि हम पानी पीने जा रहे तो आयंस पी रहे हैं, पानी के साथ में ये सब इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम K इक्विलिब्रियम लिखे तो तुम कहोगे सर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय पानी का कॉन्सेंट्रेशन। मेरे भाई सच बताइए, प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो K इक्विलिब्रियम और H2O को इस डायरेक्शन पे लेते आओ, यहाँ पे बनने वाली चीज H प्लस इनटू OH माइनस बचे। मेरे भाई K इक्विलिब्रियम और H2O का कॉन्सेंट्रेशन प्योर लिक्विड है, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट, और इसको हम प्यार से KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KW। यही दरअसल आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, यही है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस, यही है मेरे भाई आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ऑनलाइन जो लोग अटेंड कर रहे हैं, एक बार हमें रिस्पॉन्स दें, क्या चीजें समझ में आ रही है, यस या नो? सर MgOH क्या है? बेस है, बेस। सर वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? हाँ, ये थोड़ा सा वीक कैटेगरी का है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट बनाइएगा, तो सर हर बार नोट बन रहा है, यस बनेगा इस चैप्टर के अंदर, बहुत बार बनेगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस कुछ नहीं है, मैथमेटिकल है, केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अल्फा अल्फा एक्सप्रेशन लिखने के लिए सीख गए हैं मेरे भाई, सब कुछ आपको समझना है, वही चीज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नोट पे बात करेंगे, नोट पे बातें होंगी। पहला मेरे भाई सच सच बताइए, सच के सिवा कुछ नहीं, ठीक है। मेरे भाई पहला नंबर जो है at 25 डिग्री सेल्सियस, मेरे भाई 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, KW का वैल्यू होता है 10 का पावर -14, होता है मेरे भाई कब? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंस अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, अल्फा का वैल्यू पे बात किए थे, अल्फा का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो बढ़ेगा मेरे H प्लस OH माइनस बढ़ेगा, इसका मतलब KW का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KW का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज। और बोल सकते हैं कि KW का वैल्यू 10 का पावर -14 से बड़ा हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो KW का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और KW का वैल्यू लेस देन 10 का पावर -14, 10 का पावर -14 से कम हो जाएगा, ठीक है। क्या वो ठंड लग रही है क्या? तो ये बातें सामने आएंगे। दूसरा बात करेंगे हम लोग, मेरे भाई अगर हमको बताओ
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर OH माइनस से ज्यादा है तो ये एसिडिक कहलाएगा सॉल्यूशन कि बेसिक कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एसिडिक। क्या कहलाएगा? एसिडिक। मेरे भाई अगर H प्लस इक्वल टू OH माइनस है, अगर H प्लस इक्वल टू OH माइनस है तो क्या कहलाएगा? और मेरे भाई अगर H प्लस OH माइनस आयन ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? बेस। तो मेरे भाई ये कहलाएगा न्यूट्रल, ये कहलाएगा बेसिक, ये कहलाएगा बेसिक। हाँ भाई H प्लस ज्यादा देता है तो एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस ज्यादा देते हैं, बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस ज्यादा देते हैं। ऐसा थोड़ी कि बेस H प्लस नहीं देता है, ज्यादा क्या देता है? OH माइनस। तुम कहोगे सर आखिर ज्यादा क्या है? तो मेरे में अगर H प्लस कम है और OH माइनस ज्यादा है तो H प्लस मान लो 5 मोल है, OH माइनस 10 मोल है, तो H प्लस 5 और OH माइनस 5 मिलकर के क्या बना देगा? H2O बना देगा। तो बचा क्या? OH माइनस, तो बेस हो जाएगा। गॉट इट? तुम कहोगे लेकिन काहे जाता है सर? तो मेरे भाई H2O H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हुआ तो KW का वैल्यू कितना था? 25 डिग्री में। अगर रिवर्स करेंगे मेरे भाई तो KW पलटता है, रेसिप्रोकल होता है, तो KW का वैल्यू कितना हो? 10 का पावर प्लस 40। अगर किसी का K का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई, इसका मतलब वो रिएक्शन उसी डायरेक्शन पे है। आया बात समझ में? इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में ज्यादा रहता है। गॉट इट? उस डायरेक्शन में ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा रहता है ना मेरे भाई। इसका रिवर्स में KW ज्यादा है ना, तो रिवर्स का हो, इधर ज्यादा उधर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम थर्ड नंबर पॉइंट बात करेंगे। थर्ड नंबर प्योर वाटर जो होता है ना, प्योर वाटर जो हम लोग पीते हैं वो वाला बात नहीं करते हैं। प्योर वाटर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है मेरे भाई? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो न्यूट्रल होता है। और अगर न्यूट्रल हुआ तो H प्लस और OH माइनस क्या होगा? बोलो, इक्वल होगा। तो मेरे भाई अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो H प्लस इंटू OH माइनस कितना के बराबर होगा? KW। और KW कितना के बराबर होता है? और ये दोनों बराबर हो जाएगा न्यूट्रल में, तो H प्लस का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 का पावर माइनस। इसका मतलब न्यूट्रल है और अगर प्योर वाटर है उस पे H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 का पावर माइनस 7। इतना कम है मेरे को। -7 का वैल्यू होता है कुछ नहीं। यदि अगर +7 हो जाता तो बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे को। समझ में आया? एक क्वेश्चन करना है, एक प्रश्न लिखो और आज का लेक्चर फिर वहीं पे ऐड करेंगे। लिखो, एट 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री है मेरा, 25 नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कभी भी बोले ना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे बॉक्स में बनाना पूरा मिला करके। ये लाइन ही हो गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको दिया हुआ है मेरे भाई, ये आपको दिया हुआ है 2 × 10 का पावर -7 है। बोलो H प्लस का ज्यादा होगा कि नहीं? हाई टेम्परेचर ज्यादा है कि 10 का पावर -7। फुल स्टॉप। फाइंड KW of pure water at 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस में आपको KW निकालना है, निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट बनाओ तब तक।
तो सेकंड पार्ट बनाना, आपको निकालना है मेरे भाई OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इफ, इसका मतलब ये हो गया OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन becomes 1.5 times 1.5 टाइम्स। और एक थर्ड पार्ट निकालना है मेरे भाई आपको, एक थर्ड पार्ट निकालना है आपको H plus ion concentration if OH ion concentration becomes half, आधा becomes half at 40 degree Celsius, at 40 degree Celsius इसमें भी लिख लेंगे 40 डिग्री में सर हाँ W का वैल्यू नहीं, तो KW का वैल्यू चेंज का होता है तो निकालने दिए गया है। जल्दी से बताओ, निहायत आसान प्रश्न है, हलवा सवाल है मेरे भाई, दिमाग लगाओ जवाब पाओ। यस मेघनालिनी का सही है, वेरी गुड मेघनालिनी, सही है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट अब बनाएं, सबके सब 40 डिग्री सेल्सियस में निकालना है। देखो मेरे बस सवाल 1.333 into 10 to the power minus 8 क्या चीज, वो सेकंड पार्ट 1.33 into 10 का पावर -8 -8 है या -7 है, 4/3 यस सर into 10 का पावर -7 आएगा। देखो तो एक बार कैलकुलेशन तब याद चाहिए होगा। यस सर सर सेकंड पार्ट में भी प्योर वाटर है। हाँ KW सेम रह जाएगा, तो OH माइनस निकालना है, तो H प्लस जो पहले वाला था उसका कितना हो गया टाइम्स, 1.5 गुना हो गया। यस सर 10 to the power तो minus फर्स्ट पार्ट का KW कैसे निकालेगा, फॉर्मूला क्या पता चला आपको, H प्लस इंटू OH माइनस, और प्योर वाटर लिखा हुआ है आपको, तो प्योर वाटर का मतलब H प्लस इक्वल टू OH माइनस, और आपको KW H प्लस का दिया हुआ है ना वैल्यू, पुट कर दो मेरे भाई, कितना आसान है मेरे भाई, कितना आसान है। 2 into 10 का पावर -7, 4 into 10 का पावर -14, अगर यूनिट पुट करोगे तो m स्क्वायर, 4 into 10 का पावर -14 m स्क्वायर, समझ आया। अब KW का मालूम चलिए कब का ये है, 40 डिग्री, कब का है मेरे भाई 40, और 40 में ही निकालना है सबका, 40 में निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंस आपको क्या निकालना है, फिर से KW H प्लस इंटू OH माइनस 1, और KW का वैल्यू मालूम है, और आपको क्या लिखा हुआ है, क्या निकालना है OH माइनस का। H प्लस का कंसंट्रेशन पहले वाले का कितना गुना हो गया है, 3/2 टाइम्स हो गया है। यस सर H प्लस इनिशियल, फाइनल क्या हो गया, इनिशियल वाले का 3/2 टाइम्स, तो H प्लस फाइनल निकालो मेरे, कितना आ रहा है 3/2 तो 3 into 10 का पावर -7 हो जाएगा। तो H प्लस का वैल्यू मालूम, KW का वैल्यू मालूम, OH माइनस नहीं निकलेगा क्या, तो 4 into 10 का पावर -14, 3 into 10 का पावर -7 into OH माइनस, यहां से निकाल लो OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको आ जाएगा 4/3 into 10 का पावर -7 m आ जाएगा। थर्ड पार्ट का आंसर 8 into 10 to the power -7 8 नहीं आएगा मेरा, 4 हमको लगता आएगा। ऑनलाइन में किसी का जवाब, H प्लस का निकालना है जब OH माइनस का कंसंट्रेशन हाफ हो गया। कब वाले का हाफ, न्यूट्रल वाले का हाफ बात किया जा रहा है, समझ आया, ये तब का बात है जब न्यूट्रल वाले का हाफ का बात किया जा रहा है। तो OH माइनस न्यू जो होगा, फाइनल जो होगा वो OH माइनस इनिशियल का आधा हो गया, तो इनिशियली ये वाला था यही था, तो हाफ इंटू OH माइनस कितना हो गया 2 into 10 का पावर -7 है, ये 10 का पावर -7 है आ जाएगा। तो फिर से KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस लगा, KW कितना है 4 into 10 का पावर -14, क्योंकि आपको 40 डिग्री में निकालना है, H प्लस निकालना है, OH माइनस कितना है 10 का पावर -7, ये H प्लस आ गया 4 into
10 का पावर -7। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? ऑनलाइन में कितनों लोगों को क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट पे बताएं यस या नो। ठीक है, तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग